हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो कल हमने जो पॉइंट देखा था कौन सा, फार्मूलेज देखे थे। नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट हम जो भी 3 फार्मूलेज यूज़ किए थे। नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट करते थे जब कोई कंपाउंड का मास दिया जाता है, तो आपने पहला फार्मूला यूज़ किया था उसका गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, और दूसरा जो फार्मूला था वो कौन सा था, क्लास 11 मोल कंसेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बोलो। हमने कल कैलकुलेशन किए थे मोल के और 3 फॉर्मूले यूज किए थे। यदि कोई कंपाउंड का मास दिया जाता है तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट किया था। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू उसका जो भी कुछ मास रहेगा वो हम ग्राम में लेंगे। ये गिवन मास कुछ भी दे सकते हैं या हमें वो कैलकुलेट करवा के भी ले सकते हैं। गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, और मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होती है, तो कई लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं, बट आंसर तो करेक्ट आएगा, बट एक कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मोलार मास लेना है आपको। दूसरा था नंबर, कंपाउंड का आपको नंबर दिया जाता है तो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू उसका गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय, यदि मोल्स मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है एटम से ईटीसी, ठीक है, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तीसरा है वॉल्यूम, और ये ओनली फॉर गैस है, ओनली फॉर गैस, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए था, ठीक है। ये आपका सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के लिए था, और ये जो गैस है वो एसटीपी पे होना बहुत जरूरी है। तो फिर यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, तीसरा नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या, उसका गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में मोलार मास मतलब मोल का मास है, एक मोल का मास है, यहाँ पे एक मोल का नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे एक मोल का वॉल्यूम है, एक मोल का वॉल्यूम है, समझ रहे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक मोल, ये जो मास, नंबर और वॉल्यूम ये लिया है हमने तीनों फॉर्मूले, क्योंकि हमें मोल को कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी और एक बात यहाँ पे क्या समझेंगे, देखो स्टूडेंट, मान के चलते कि यहाँ पे 1 ग्राम एटम नाम आता है, अभी यहाँ कंसेप्ट है भैया 1 ग्राम एटम। तो जब भी 1 ग्राम एटम नाम आएगा तो आपको उसको लेना है 1 मोल एटम, ठीक है। 1 ग्राम एटम नाम आना चाहिए, हाँ 1 ग्राम एटम नाम आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे 1 मोल एटम। तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 1 ग्राम सोडियम एटम है, तो आपको बोलना है 1 मोल Na एटम, ठीक है। या आपको 1 ग्राम जिंक एटम बोला जाए तो आपको बोलना है 1 मोल जिंक एटम। मतलब हमारे पास कितने एटम है, यहाँ पे सोडियम एटम कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास सोडियम एटम इतने हैं, इतने सारे सोडियम एटम हैं हमारे पास। यहाँ पे जिंक एटम कितने हैं, यहाँ पे जिंक एटम है 6.023 इंटू 10⁻23 जिंक एटम, समझ रहे। तो फंडा एकदम क्लियर रखना है, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल एटम,
मतलब यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 इतने सारे एटम, ठीक है। और इतने सारे एटम के जो मास है उसको बोला जाएगा मोलार मास। इतने सारे एटम का कुछ ना कुछ मास रहेगा ना, तो उस मास को हम क्या बोलेंगे, मोलार मास। चलो तो अभी इसको पूरे को लिखना है और ब्रैकेट करना है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट मानना है। वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यस। अभी तीसरी बात क्या है इसके अंदर, इसके अंदर तीसरी बात है स्टूडेंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको GMM बोला जाता है, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये बराबर होता है मोलार मास के, मोलार मास के बराबर होता है, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलार मास के बराबर होता है। तो ये भी फंडा भी याद रखिए, आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास आए या मोलार मास आए तो दोनों का मीनिंग एक ही है। खाली आपको कई बार ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया जाता है और पढ़ाया मोलार मास जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे 1 ग्राम एटम के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको 1 ग्राम सोडियम एटम दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास, ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा अलग आपको लग रहा है बट इसको ऐसा ध्यान में रखो, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री। ओके, स्टोइचियोमेट्री मतलब क्या, पहले तो हम एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद हम स्टोइचियोमेट्री को समझेंगे, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री मतलब क्या, मतलब इसका, इस टॉपिक का नाम वैसे तो मोल कंसेप्ट स्टोइचियोमेट्री ऐसा भी बोला जाता है। तो अभी हम स्टोइचियोमेट्री को फोकस करेंगे। स्टोइचियोमेट्री मतलब क्या, बट बिफोर स्टोइचियोमेट्री आपको नंबर ऑफ मोल के सब कैलकुलेशन आने चाहिए बच्चों लोग। ओके, नंबर ऑफ मोल को आप कैलकुलेट एक बार एकदम फास्ट कर सकते हैं तो फिर स्टोइचियोमेट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो मैं अभी आपको स्टोइचियोमेट्री बता देता हूँ, स्टोइचियोमेट्री मतलब क्या। तो हेडिंग है हमारा स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री मतलब क्या है, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर। एक केमिकल रिएक्शन लेता हूं फिर आपको पता चलेगा कि स्टोइचियोमेट्री बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है। अभी यहां पे मैं ले रहा हूं H2 गैस प्लस O2 गैस, इट गिव्स यहां पे H2O लिक्विड बन रहा है। यहां पे आपने हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम लिया और यहां पे ऑक्सीजन आपने 16 ग्राम लिया, तो यहां पे आपको 18 ग्राम वाटर मिला। समझ रहे ना। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, रिएक्ट होने वाली स्पीसीज है। मतलब इनका आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, पहले आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, दोनों की एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रिएक्शन हो गई, तो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस डिकम्पोज हो गया, मतलब खत्म हो गया, और पूरा का पूरा ऑक्सीजन गैस खत्म हुआ और उसका एक नई स्पीसीज मिली हमें कि जो ये रिएक्टिंग स्पीसीज से अलग थी। H2O एक ऐसी स्पीसीज थी कि जो पहले कंटेनर के अंदर एब्सेंट थी। पहले तो कंटेनर के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लिया था और कुछ टाइम बाद एक फेवरेबल कंडीशन पे हमें H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन मिला। तो आपको इसको बोलना है प्रोडक्ट, क्योंकि ये पहले नहीं था ना। ओके, और जो अभी डिकम्पोज होने वाले या हो रहे या होने वाले उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच ये आपका रिएक्शन एरो, इसका मतलब है रिएक्शन
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो रही है, मतलब इसका मतलब है ये जो रिएक्टेंट है ये डिकम्पोज फैक्टर है और ये फॉर्मेशन वाला फैक्टर है। ये डिकम्पोज होने वाला फैक्टर है, ये फॉर्मेशन वाला फैक्टर है। अभी यहां पे डिकम्पोज रिएक्टेंट ही होता है हमेशा और फॉर्मेशन हमेशा प्रोडक्ट का होता है। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा? जितना रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, जितना ग्राम वो डिकम्पोज होगा, जितना ग्राम, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जितना ग्राम हम ले रहे उतना ही ग्राम आपका प्रोडक्ट बनना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बच्चों लोग। जितना ग्राम डिकम्पोज होगा उतना ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। भले हम 20 ग्राम रिएक्टेंट ले रहे बट डिकम्पोज खाली 18 ग्राम हो रहा है तो प्रोडक्ट भी 18 ग्राम बनेगा। भले ही हम लेते टाइम 20 ग्राम लेंगे बट डिकम्पोज 18 ग्राम ही हो रहा है, 2 ग्राम बच सकता है आपका, एक्सेस हो जाएगा और 18 ग्राम आपका डिकम्पोज हो रहा है तो आपका 18 ग्राम फॉर्मेशन पक्का है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है जितना मास कंज्यूम हो रहा है उतना ही मास बनेगा, ये श्योर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। जितना मास कंज्यूम हो रहा है उतना ही मास बनेगा, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? मास ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इज इक्वल टू का साइन लगा तो यहां पे इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, उसका डिकम्पोजिशन है इज इक्वल टू आपका यहां पे प्रोडक्ट है, यहां पे आपका फॉर्मेशन है, तो यहां पे आपका x ग्राम डिकम्पोज। भले हम यहां पे मान के चलो कि हमने 10 ग्राम लिया तो ये हुआ गिवन मास, उसमें से आपका डिकम्पोज खाली 5 ग्राम हो गया तो यहां पे 5 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि इतना डिकम्पोज हुआ है ना, इतना ही बनेगा। और 5 ग्राम, आपने 10 ग्राम लिया था, 5 ग्राम तो डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय मतलब वो डिकम्पोज हो गया, प्रोडक्ट के अंदर चला गया वो, तो 5 ग्राम बचेगा, इसको बोला जाता है एक्सेस। ये नॉन रिएक्टिंग है, ये जो मास बचा है इसको नॉन रिएक्टिंग बोला जाएगा। नॉन, ये रिएक्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको लिमिटिंग एक्सेस के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना ही। ठीक है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फोकस कर रहे हैं। सिंपल है लॉ, जितना ग्राम रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा उतना ही ग्राम का प्रोडक्ट बनेगा, फुल एंड फाइनल। तो फिर अभी यहां पे हमें इस रिएक्शन से क्या पता चला है कि 2 ग्राम और 16 ग्राम, ये 2 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है, इसका 16 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है, यहां पे 18 ग्राम फॉर्मेशन है, तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो रहा है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खाली केमिकल रिएक्शन के लिए प्रूव होता है, ध्यान में रखना है, ओनली केमिकल रिएक्शन। आप बोलेंगे सर फिर कौन सी रिएक्शन होती है? ओनली केमिकल रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है, ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओनली वैलिड फॉर केमिकल रिएक्शन, नॉट न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, समझ रहे ना आप? तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वहां पे मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बना है। ओके,
मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मतलब E इक्वल टू mc², तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे यहाँ पे वैलिड नहीं है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के अंदर खाली बॉन्ड तोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, ठीक है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, तो फिर वहां पे मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस कंजर्वेशन को मास एनर्जी कंजर्वेशन बोला जाता है। तो ये फिर इस टॉपिक का पार्ट तो अभी है नहीं, इस टॉपिक का पार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसको हम समझेंगे। देखो अभी इस रिएक्शन को हम इस लॉ के अंदर कैसे देखते हैं। देखो मुझे एक बात बताइए, अभी यदि ये लॉ यहां पे वैलिड हो रहा है, यदि ये इक्वेशन इस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है, सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? केमिकल रिएक्शन बोलो तो केमिकल रिएक्शन है तो पक्का है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। ये रिएक्शन यदि केमिकल रिएक्शन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। तो बिल्कुल यार केमिकल रिएक्शन है, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, H2O मिल रहा है, ठीक है। तो फिर यहां पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे प्रूव हो रहा है? देखो ना, 2 ग्राम 16 ग्राम 18 ग्राम बन रहा है। तो फिर हमें यहां पे क्या पता करना पड़ेगा कि यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम है। तो यहां पे जितने हाइड्रोजन के एटम रहेंगे उतने हाइड्रोजन के एटम यहां पे होने चाहिए ना। यहां पे जितने ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए उतने ऑक्सीजन के एटम यहां पे होने चाहिए बच्चों लोग, दोनों साइड सेम होना चाहिए, समझ रहे ना। यहां पे यदि 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं तो यहां पे 2 हाइड्रोजन का फॉर्मेशन पक्का है। यहां पे यदि 2 ऑक्सीजन एटम कंज्यूम हो रहे हैं तो यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन पक्का है, ठीक है। खाली ये 2 ऑक्सीजन एटम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के अंदर अरेंज रहेंगे, वो O2 नहीं रहेगा खाली। यहां पे वो H2 है, वो H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, यहां पे H एटम कहीं ना कहीं अरेंज रहेंगे, H2 नहीं रहेगा खाली, कहीं ना कहीं अरेंज रहेंगे। देखो हाइड्रोजन गैस नहीं रहेगा खाली यहां पे, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम गैस के अंदर है, यहां पे H2 हाइड्रोजन एटम H2O के अंदर है, ठीक है। बोलो अभी इस रिएक्शन को हमें दोनों साइड पे एटम सेम होना चाहिए, तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर तो आ गया फिर बैलेंसिंग फैक्टर। रिएक्शन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसलिए हम रिएक्शन को दोनों साइड पे एक ऐसा फैक्टर लगाते हैं कि जिससे हमें यह पता चलता है कि जितना एटम यहाँ पे डिस्ट्रॉय खत्म हो रहे उतना ही वो प्रोडक्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो बताओ स्टूडेंट मुझे, यहां पे यदि आप मैं यहां पे 2 लिखूं तो 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, तो यहां पे मुझे 2 करना पड़ेगा, तो यहां पे भी 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। तो यहां पे 2 × 1 2 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस हो जाएगी। देखो 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। अभी एक बात इसके रिएक्शन के अंदर आपको बताता हूं, यहां पे ये 2 फैक्टर है, यहां पे एक 1 फैक्टर है, और यहां पे ये 2 फैक्टर है। इसको बोला जाता है बैलेंसिंग फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? बैलेंसिंग फैक्टर, या इसको बोला जाता है स्टोइचियोमेट्री। इसको बोला जाता है 2s2 1s2 मतलब ये 2 मोल। अभी सबसे पहले ये 2 क्या है, ये 1 क्या है, और ये 2 क्या है, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पे देता हूं मैं। देखो चलो मैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बताता है कि जितना ग्राम रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा उतना ही ग्राम का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और ये बैलेंसिंग फैक्टर जो होता है, बैलेंसिंग फैक्टर, ये बैलेंसिंग फैक्टर क्या क्या होता है? ये बैलेंसिंग फैक्टर 3 चीजें होती है स्टूडेंट। बैलेंसिंग फैक्टर 3 चीजें होती है। कौन कौन सी 3 चीजें? देखो पहली चीज है स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है, और एटम है तो एटम, तो यहां पे ET लिखेंगे, ठीक है। दूसरा
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और तीसरा होता है स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये दोनों जो है वो सबके लिए काम करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये खाली तीसरे के लिए काम करेगा, ओनली गैस। ओनली गैस मतलब क्या? ओनली गैस मतलब क्या? ये तीन एन फैक्टर होते हैं स्टूडेंट, तीन ही ध्यान में रखना है। तीन एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर मतलब या तो मोल का रेशो रहेगा, नहीं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशो रहेगा, नहीं तो वॉल्यूम का रेशो रहेगा। बताता हूं आपको, यहाँ पे पूरा एक रिएक्शन बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन बताता हूं, फिर इस रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। दो एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है और यहाँ पे NH3 गैस है। तो तीनों गैस है, तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, ये गैस है, ठीक है। अभी हमें इस रिएक्शन को पहले लिखना है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि हाइड्रोजन गैस इज मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, तो आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस एक पर्टिकुलर कंडीशन पे अमोनिया गैस बनाएगा, ठीक है। पहले तो हमें किसका मिक्सिंग पे क्या मिलने वाला है ये पता होना चाहिए। तो हमें पहली बात है, हमें रिएक्शन पता होना बहुत जरूरी है। हमें पहली बात है कि रिएक्शन पता होना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में एक रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस H2O बनेगा, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस अमोनिया बनेगा, CH4 गैस ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। तो पहले रिएक्शन भले वो अनबैलेंस हो बट रिएक्शन पता होना। रिएक्शन मतलब क्या? कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है। दूसरी बात, आपको यहां पे किसका कितना क्या दिया है, इसका आपको कितना मास दिया है, इसका कितना मास दिया है, या इसका कितना वॉल्यूम दिया है, इसका कितना वॉल्यूम दिया है, या इसका कितना नंबर दिया है, इसका कितना नंबर दिया है, ये पता होना बहुत जरूरी। तो गिवन कुछ भी हो सकता है, मास, वॉल्यूम या नंबर, कोई भी हो। तीसरा, आपको उसको स्टोइचियोमेट्री के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो गिवन दिया हुआ है उसको स्टोइचियोमेट्री के अंदर कन्वर्ट करो। अभी स्टोइचियोमेट्री मतलब क्या? फिर आ गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये तीनों आपको फॉर्मूले के अंदर दिख रहे हैं कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, इसका भी फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। तो ये तीनों आपके मोल के फॉर्मूले। इसका मतलब हमें स्टोइचियोमेट्री देखनी है, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना है। बच्चों लोग, इन शॉर्ट हमें नंबर ऑफ मोल को देखना है, मोल्स का नंबर देखना है यहाँ पे। और उसके बाद हम करेंगे क्या, ये पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बाद हम जाते हैं। फिर देखो, अभी इस रिएक्शन को हमें करना है बैलेंस। क्या करना है बच्चों लोग? ये स्टोइचियोमेट्री, इसके अंदर ही हम इसको क्या करेंगे? बैलेंसिंग। तो यहां पे भी बैलेंस करना है, इस रिएक्शन को क्या करना है स्टूडेंट? बैलेंस। चलो बैलेंस कर लेते हैं। अभी यहां पे आपका हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 2 और यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2। हो गया? देखो 3 और इसका बेस 2 है, तो आगे ये फैक्टर आपका कुछ भी हो सकता है। यहां पे एक ये फैक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे बेस पे जो फैक्टर है वो फिक्स है। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो बेस है वो फिक्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन का बेस है वो फिक्स है 3, यहाँ पे नाइट्रोजन का बेस 1 है वो फिक्स है। वहां पे कोई चेंज नहीं करना है। आपको चेंज करना है तो उसके आगे जो फैक्टर लगा है उसको हम स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे जो फैक्टर लगा है उसको हम स्टोइचियोमेट्री बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 × 2 6 हाइड्रोजन आइटम हो गया, तो यहाँ पे भी 2 × 3 6 हाइड्रोजन आइटम है। यहाँ पे आपका 2 नाइट्रोजन आइटम है, तो यहाँ पे 2 × 1 2 नाइट्रोजन आइटम है। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस, इसको बोला जाता है स्टोइचियोमेट्री। अभी इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? तो इसको मैं लिखता हूं 3 मोल, इसको लिखता हूं 1 मोल और इसको लिखता हूं 2 मोल। तो मोल, तीनों का मोल का रेशो लेता हूं। तो पहले तो मोल कटेगा और फिर बचेगा आपका 3s2 1s2
2। ये किसका रेशो था? मोल का रेशो था। ये किसका रेशो था? मोल का रेशो था। पहली वाली कहानी मोल का रेशो। अभी दूसरी वाली कहानी क्या है? यहां पे 3 मोल है, तो मॉलिक्यूल में क्या है? अभी पहला एन फैक्टर खत्म हुआ, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल का रेशो है। तो मोल का रेशो कितना है? यहां पे यदि इसके 3 मोल खत्म होते तो यहां पे इसका 1 मोल खत्म हो जाएगा, और इसके 3 और इसका 1 मोल खत्म हो जाता है तो इसके 2 मोल बनना फिक्स है। यदि ऐसा हम कर सकते हैं कि इसके 6 मोल, तो इसके हमें 2 मोल लेने पड़ेंगे, और इसके हमें फिर 4 मोल लेने पड़ेंगे, और इनका रेशो हम लेते हैं तो मोल मोल खत्म हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो। क्यों करना है डिवाइड? हमें एक सिंपलेस्ट रेशो लेना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3s2 1s2 2। तो आपका मोल का रेशो वही आएगा। आप भले ही मोल चेंज करो बट रेशो वही आएगा। यहां पे मैं मोल 3 1 2 ले रहा हूं, तो यहां पे 6 2 4 ले आओ, तो यहां पे मोल का रेशो आपका वही आएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है स्टोइचियोमेट्री। समझ रहे? तो यहां पे आप ऐसा भी ले सकते हैं 30 मोल, यहां पे आपका हो जाएगा 10 मोल, यहां पे आपका हो जाएगा 20 मोल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर आपका अभी यहां पे क्या हो जाएगा? मोल पहले कटेगा, 0 बाद में कटेगा, उसका बाद आपका रेशो आएगा 1s2 3s2 2। तो ये आपका आ गया सिंपलेस्ट रेशो। इसको बोला जाता है मोल रेशो, इसको बोला जाता है मोल रेशो। एंड दिस मोल रेशो इज कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्री। दिस मोल रेशो इज कॉल्ड एज क्या? स्टोइचियोमेट्री। पहली बात आपको स्टोइचियोमेट्री का पहला फैक्टर नंबर ऑफ मोल समझ में आया। नंबर ऑफ मोल का रेशो इज कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्री। और ये स्टोइचियोमेट्री आपकी किसकी है? हाइड्रोजन की। ये किसकी है? नाइट्रोजन की। ये किसकी है? प्रोडक्ट की, अमोनिया की। ओके, ठीक है। अभी दूसरा आपको बता देता हूं। मान के चलो कि अभी यहां पे आपने ये रब कर देता हूं अभी। ओके, अभी मेरे पास मैंने 3 मोल लिए इसके 1 मोल लिया है, इसका 2 मोल बन गए। तो यहां पे 3 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल रहे? 3 × 6.023 × 10⁻23। यस, यहां पे 1 × 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। यस, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 × 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तीनों को रेशो लीजिए, मॉलिक्यूल पहले कटेगा, उसके बाद ये एवोगाड्रो नंबर कटेगा, और आपका रेशो आएगा 3s2 1s2 2। तो ये किसका रेशो है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशो है। तो मुझे एक बात बताइए, जो आपका मोल का रेशो आ रहा था वही आपका मॉलिक्यूल का रेशो आ रहा है क्या? जो मोल का रेशो है वही मॉलिक्यूल का रेशो है, ध्यान में रखना है। इसीलिए तो नंबर ऑफ मोल का रेशो हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशो हो, एक कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो कभी चेंज नहीं होगा। समझ रहे ना? अभी तीसरी बात, मान के चलो कि आपके इसके 3 मोल है, तो वॉल्यूम कितना होगा? अभी ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, इसीलिए मैंने तीनों गैस लिए। तो यहाँ पे 3 मोल है, 3 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। और यहाँ पे 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 × 22.4 लीटर। तो पहले लीटर कटेगा, उसके बाद 22.4 कटेगा, और बाद में आपका बनेगा 3s2 1s2 2। और ये जो रेशो है ये किसका और ये तीनों गैस है, इसलिए ये रेशो ले रहे हैं। यदि इसमें से कोई गैस नहीं होता तो जो भी गैस है उसका रेशो लेना पड़ेगा। जो सॉलिड है, लिक्विड है, वो गैस के अंदर वॉल्यूम का रेशो हम नहीं ले सकते। तो फिर यहाँ पे तीनों गैस है, इसलिए मैं ये रेशो ले रहा हूं। यदि इसमें से कोई गैस नहीं होता तो जो भी गैस है खाली उसका रेशो लेते हम, और बाकी का हम नंबर ऑफ मोल
दूसरी तरीके से कैलकुलेट कर लेते फिर। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम का रेशो, वॉल्यूम का रेशो इफ दोज आर गैस। कब ये रेशो लेंगे, जब ये गैस है, तो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, इसलिए ये रेशो हम तीनों का ले रहे हैं। तो 3:1:2, तो रेशो चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप इसका वॉल्यूम का रेशो ले लो, चाहे नंबर का रेशो ले लो, चाहे आप मोल का रेशो ले लो, स्टोइचियोमेट्री चेंज होने वाली नहीं है। समझ रहे ना आप बच्चे लोग? तो अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो अभी, बट यहां पे एक बात क्या है, यहां पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और H2O लिक्विड है। तो अभी वॉल्यूम का रेशो के अंदर आपका H2O लिक्विड नहीं इंक्लूड करना है, खाली आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, बता देता हूं आपको। चलो, तो ये समझ में आया आपको? पहले सबसे पहले ये समझो, ठीक है। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा। अभी स्टोइचियोमेट्री चल रहा है, तो स्टोइचियोमेट्री भी हमारा, स्टोइचियोमेट्री क्या क्या हो सकती है, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन फिर से लिखता हूं यहाँ पे, आपको हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं, वो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पे जो भी बन रहा है H2O, तो ये लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। ऐसा हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, और इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अभी यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये 2 मोल बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 मोल बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 मोल बोल सकते हैं। तो इनका रेशो आपका क्या आएगा, 2:1:2, 2, ये मोल का रेशो हो जाएगा। अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल लीजिए, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर और 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और ये मॉलिक्यूल है, तो ये कटेगा आपका, और यहाँ पे रेशो आएगा 2:2, 1:2। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 22.4 लीटर, यहाँ पे 1 इंटू 22.4 लीटर, और यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि 2 इंटू 20.4 लीटर, क्योंकि ये लिक्विड है, ये गैस नहीं है। तो चलो इन दोनों के लिए लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के लिए कटेगा, तो आपका बनेगा यहाँ पे खाली 2:1, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि इसका 2 मोल पे, तो फिर ये वॉल्यूम और मोल दोनों सेम रेशो है, तो फिर यहाँ पे भले ये वॉल्यूम का रेशो है, बट इसको हम मोल ले सकते हैं ना, क्योंकि मोल भी वही है। यदि वॉल्यूम आपका 1 है, वॉल्यूम का रेशो यहाँ पे इसका 1 है, तो उसका मोल का भी रेशो यहाँ पे 1 है। तो यदि आपको वॉल्यूम का रेशो पता है, तो इसका मतलब आपको मोल का भी रेशो पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी रेशो पता है। यदि आपको पता है यहाँ पे 2 लीटर वॉल्यूम है, तो आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, यहाँ पे 2 मोल मॉलिक्यूल ले सकते हैं, रेशो समझने के लिए। यहाँ पे यदि वॉल्यूम 1 लीटर है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ले सकते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल। समझ रहे? तो अभी देखो, यहाँ पे यदि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है कि इसका आपका मोल यहाँ पे कितना लेना है, तो आपको इसका वॉल्यूम दिया है, आपको इसका वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पे उसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी रहेगी, तो या इसका आपको कितना मोल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोल का रेशो 2 लीटर है, यहाँ पे 1 लीटर है, तो फिर यहाँ पे उसका मोल कितना रहेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 मोल पे इसका कितना मोल जा रहा है, 1 मोल, तो इसका 2 मोल पे इसका 1 मोल जा रहा है, इसका मतलब इसका जितना भी डिकम्पोज हो रहा है उसके आधे में इसका डिकम्पोज हो रहा है, और इसका जितना डिकम्पोज हो रहा है उसका ही मोल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका 1 मोल फॉर्मेशन पे इसका 2 मोल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डबल फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी स्टोइचियोमेट्री और इसकी स्टोइचियोमेट्री सेम है, बट यहाँ पे खाली ये वॉल्यूम नहीं ले सकते, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं ले सकते, यहाँ पे मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम लिक्विड के लिए हम ये स्टोइचियोमेट्री के अंदर लिक्विड का वॉल्यूम नहीं देखते। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल 1 मोल 2 मोल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम देखना है तो आपको इसको काट दीजिए, 2 मोल है
तो फिर यहाँ पे आपको खाली 2 मोल मेंशन करना पड़ेगा। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 मोल है, 2 मोल है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो मोल है तो मोल का मास कितना है 18, तो यहाँ पे 36 ग्राम है, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी आपको मालूम है 1 ग्राम पर ml होता है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आएगा आपका, वॉल्यूम आपका आएगा कितना, तो बोलो मास बाय डेंसिटी, मास कितना है आपका 36 ग्राम, क्योंकि 2 मोल है ना, 1 मोल का मास 18 है, तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी कितनी है 1, तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा 36 ml। तो यहाँ पे आप यदि वॉल्यूम का रेशो चाहते तो यहाँ पे, बट ये 36 इज नॉट अ स्टोइचियोमेट्री बिकॉज H2 इज लिक्विड, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री के अंदर खाली गैस लेते हैं। तो ये आप समझने के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपको 36 ml ले सकते हैं, बट रेशो पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोइचियोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करना है तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, मेरा आपको पॉइंट एक ही फोकस करना था कि आपको स्टोइचियोमेट्री क्या क्या आ सकती है। 3 ही स्टोइचियोमेट्री होती है, बाकी कोई स्टोइचियोमेट्री मत ले लो, ठीक है। ग्राम या किसी सॉलिड का वॉल्यूम या किसी लिक्विड का वॉल्यूम या किसी कंपाउंड का मास, ये स्टोइचियोमेट्री कभी नहीं रहेगी। ये बात आपके माइंड में पक्का रख लो। 3 ही स्टोइचियोमेट्री है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस, इनके रेशो सब सेम रहेंगे। चलो, तो 1-2 एग्जांपल वर्कआउट कर लेता हूं, तो फिर समझ में आएगा आपको एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री क्या है। एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री, तो अभी एक लेक्चर के अंदर तो हम खत्म नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपकी और थोड़ी सी कमांड बढ़ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, फिर एक बार थ्योरी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों लोग। चलो, एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको समझ में आएगा। मान के चलो कि आपकी एक रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, मीथेन का कंबशन है। तो कंबशन मतलब क्या, CH4 का कंबशन हो रहा है, तो कंबशन की कोई भी रिएक्शन ले लो, उसके अंदर आपको यदि स्टार्टिंग कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन है तो CO2 H2 पक्का मिलेगा। इसको आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं है। अभी यदि रिएक्टिंग स्पीसीज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और कंबशन बोल रहे हैं, तो आग बंद करो, CO2 H2 और एक प्रोडक्ट होता है हीट। तो अभी हीट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर नहीं आ रही, क्योंकि हीट इज एनर्जी मासलेस है, तो यहाँ पे मासलेस स्पीसीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर नहीं लिखें तो भी चलेगा। बट एक आपको और बहुत सारे टॉपिक है, उसके अंदर आपको फिर ये हीट आएगी, तो फिर आप बताएंगे सर मोल कंसेप्ट के अंदर तो आपने हीट लिखा नहीं था, और यहाँ पे आप हीट क्यों लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ उस टॉपिक के हिसाब से। मोल कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसका कोई मीनिंग नहीं है, लिखे नहीं लिखे, बट हीट रिलीज होती है कंबशन की, कोई भी रिएक्शन ले लो, ठीक है। देखो, अभी एक रिएक्शन है, मीथेन का कंबशन किया गया, CO2 और H2 मिला, ये आपको पता होना जरूरी है। अभी ये लॉ आपका, ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 मॉलिक्यूल नया मिला है, H2 मॉलिक्यूल नया मिला है, तो रिएक्टिंग स्पीसीज और प्रोडक्ट में जो बनी हुई स्पीसीज ये अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, बात खत्म। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, जितना ग्राम ये डिकम्पोज हो रहा है उतना ही ग्राम ये बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फैक्टर डालना पड़ेगा, स्टोइचियोमेट्री डालनी पड़ेगी। बोलो कार्बन की स्टोइचियोमेट्री क्या है, ऑक्सीजन की स्टोइचियोमेट्री क्या है, CO2 की स्टोइचियोमेट्री क्या है, H2 की स्टोइचियोमेट्री क्या है। तो फिर यहाँ पे हम करेंगे क्या, स्टोइचियोमेट्री को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे पहले जो CH4 है, यहाँ पे 1 मोल लिखेंगे। यहाँ पे आपका कार्बन का नंबर फिक्स हो गया और हाइड्रोजन का नंबर फिक्स हो गया, तो कार्बन का नंबर 1 है, तो यहाँ पे भी कार्बन का नंबर 1 लिखेंगे। बाकी कार्बन आपको दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे आग बन करके 1 लिख दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 into 4, तो 4 है, तो 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको H2 के अंदर, 2, और कितने चाहिए, 2, चलो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 हो गया। अभी CH4 पूरा बैलेंस हो गया, देखो CH4 पूरा बैलेंस हुआ। अभी इधर कार्बन को हाथ नहीं लगा सकते, ऑक्सीजन को हाथ नहीं लगा सकते, हाइड्रोजन को हाथ नहीं लगा सकते ऑक्सीजन के, इसका मतलब है आपको राइट हैंड साइड में अभी कोई जरूरत नहीं किसी फैक्टर लगाने की, ऑलरेडी हमने फैक्टर लगा चुके हैं अभी यहाँ पे। अभी बात करते जो ऑक्सीजन बचा है रिएक्टेंट के अंदर, वो कितना देख लेते अभी आप।
1 इंटू 2 2 ऑक्सीजन एटम, और 2 इंटू 1 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये 2 ऑक्सीजन एटम, ये 2 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे ऑलरेडी O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे और 2 फैक्टर लगाना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 एटम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपका 1 मोल हो जाएगा, यहाँ पे आपके 2 मोल हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 1 मोल हो जाएगा, यहाँ पे आपके 2 मोल हो जाएंगे, और ये मोल 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 काटो, तो यहाँ पे 1s2 2s2 1s2 2, ये आपका रहेगा स्टोइचियोमेट्री। इसका आप मीनिंग क्या क्या लग सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल का भी रेशो आएगा, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी रेशो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम गैस जो भी है, मतलब मान के चलो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर के अंदर जा रहा है, तो फिर यहाँ पे आप वॉल्यूम का भी रेशो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? तो अभी मुझे एक बात बताइए, अभी मान के चलो कि मैं यहाँ पे हाफ मोल CH4 ले रहा हूं, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मोल O2 लेना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, हाफ मोल CO2 लेना पड़ेगा, और यहां पे आपका 1 मोल H2O लेना पड़ेगा। तो इनका रेशो क्या आएगा, इनका रेशो वही आएगा, यहां पे 1:2, यहां पे 1, यहां पे 1:2, यहां पे 1। तो फिर यहां पे रेशो क्या आएगा, इनका रेशो निकालिए, वो रेशो इतना ही आएगा। बट हम क्या नहीं लिख सकते बच्चों लोग, यदि हम यहां पे ऐसा लिखेंगे हाफ CH4 प्लस 1 O2 इट गिव्स हाफ CO2 प्लस 1 H2O, ये बात गलत हो जाएगी। आप बोलेंगे सर आपने यहां पे हाफ मोल लिखा है और यहां पे खाली हाफ लिखा है, यहां पे हाफ मोल बोल सकते बट हाफ CH4 नहीं बोल सकते, क्योंकि आधा CH4 पॉसिबल नहीं है ना। आधा CH4 कैसे पॉसिबल है, कम से कम CH4 का नंबर 1 तो लेना पड़ेगा ना, बट आप हाफ मोल CH4 ले सकते हैं, क्योंकि मोल की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो यहां पे आपका CH4 लेना है, तो यहां पे आधा मोल CH4 आपका इतना हो जाएगा, आधा मोल CH4 इतना हो जाएगा, बट आधा CH4 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पे किसी भी एक मॉलिक्यूल को देखना है, एक मॉलिक्यूल तक जा सकते, आधा मॉलिक्यूल नहीं दे सकते, बट हाफ मोल देख सकते, 0.0001 मोल दे सकते, क्योंकि मोल एक नंबर बहुत बड़ा है। जैसे कि एक पेन, एक डजन पेन, तो आधा डजन बोल सकते, बट आधा पेन नहीं बोल सकते ना। आप दुकानदार के पास गए, आपको पेन चाहिए, तो आप बोलेंगे आधा डजन पेन दो, तो देगा वो, बट आप बोलेंगे आधा पेन दे दो, तो आप लेंगे क्या, वो भी देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। तो पेन है कम से कम एक नंबर में रहे। तो फिर ये जो स्टोइचियोमेट्री है, यहां पे आप एक CH4 नहीं बोल सकते, एक CH4 बोल सकते, एक CH4 बोल सकते, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा, एक CO2 मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा 2, बट यहां पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आधा CH4, बट यहां पे बिल्कुल बोल सकते आधा मोल CH4। समझ रहे हैं आप बच्चों लोग, कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं आपके। आधा कभी नहीं होता है, आधा मॉलिक्यूल कभी नहीं होता है, कम से कम एक आदमी, एक डजन आदमी, हाफ डजन आदमी, एक आदमी, बट एक आदमी के बाद आधा आदमी हम कभी नहीं बोलेंगे। समझ रहे ना। सेम फॉर यहां पे आपको स्टोइचियोमेट्री, यहां पे आप हाफ CH4 नहीं बोल सकते, बट यहां पे हाफ मोल CH4 बोल सकते। तो यहां पे ये इसका मीनिंग है हाफ मोल CH4, 1 मोल O2, आधा मोल CO2 और 1 मोल H2O, ऐसा आप बिल्कुल बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों लोग। अभी इसके अंदर बहुत सारा वर्कआउट करना बाकी है बच्चों लोग। अभी तो ये खाली एक ट्रेलर है,
इसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो खाली मैंने थोड़ी सी थ्योरी आपको पढ़ाई है, इसके अंदर बहुत बताना बाकी है अभी, समझ रहे हैं ना। तो इसको 1 बाय 1 लेंगे। तो अभी यस, तो एक क्वेश्चन को वर्कआउट कर लेते, फिर एक क्वेश्चन वर्कआउट करेंगे और फिर इस कंसेप्ट को फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले तो अभी थ्योरी खत्म करेंगे, इसकी पूरी थ्योरी एक बार खत्म हो गई, एक दो एग्जांपल लेके, तो फिर कहानी और अच्छी बनेगी, ठीक है। यस, देखो यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन लेता हूं, ये रिएक्शन समझ में आई ना आपको, CH4 की CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O। तो इसका मतलब क्या था, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 मोल CH4 जब डिकम्पोज हो जाएगा तो यहाँ पे इसका 2 मोल O2 डिकम्पोज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका 1 मोल CO2 बनेगा, प्लस यहाँ पे 2 मोल H2O फॉर्मेशन होगा। यदि मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता हूं, अभी ये सब गैस है, मान के चलो कि ये गैस है, गैस है, ये भी वाटर वेपर है, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल देता हूं 1 लीटर इसका लिया है और इसका 2 लीटर लिया है, ठीक है। तो अभी इसका स्टोइचियोमेट्री क्या है, अभी पहले स्टोइचियोमेट्री को लिखते हैं, चलो स्टोइचियोमेट्री, पहला काम है स्टोइचियोमेट्री लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टोइचियोमेट्री लिख के दी है, 1s2, यहाँ पे लिखता हूं ऊपर 1s2 2s2 1s2 2, दिस इज अ स्टोइचियोमेट्री। यस, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका मोल का रेशो हो सकता है, मोल रेशो, ये भी मॉलिक्यूल का रेशो, और ये तीनों गैस है तो वॉल्यूम रेशो, ये तीनों सेम आएंगे। वॉल्यूम का रेशो ले लो, नहीं तो मॉलिक्यूल का रेशो लीजिए, नहीं तो मोल का रेशो लीजिए, ठीक है, तीनों का रेशो सेम आएगा। तो यहां पे इसका 1 लीटर डिकम्पोज हो रहा है, तो यहां पे देख सकते हैं इसका 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके डबल में इसका डिकम्पोज हो रहा है। यदि इसका 1 लीटर डिकम्पोज हो जाएगा तो इसके डबल में इसका वॉल्यूम डिकम्पोज हो जाएगा। बोल सकते हैं यहाँ पे मोल और वॉल्यूम दोनों स्टोइचियोमेट्री, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, तो इसका यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लीटर बनना फिक्स है। इसका 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे इसके 2 मोल वॉल्यूम गैसेस वेपर में बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 लीटर डिकम्पोज हो जाएगा तो उसके डबल में इसका वॉल्यूम बनेगा। ये गैस है, वेपर है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। यदि इसका 2 मोल वॉल्यूम, 2 लीटर वॉल्यूम डिकम्पोज हो रहा है, 2 मोल यहां पे इसका डिकम्पोज हो रहा है तो इसके आधे में ये डिकम्पोज हो रहा है, यहां पे 2 लीटर डिकम्पोज हो रहा है तो उसके आधे में डिकम्पोज होना है। इसका जितना डिकम्पोजिशन है मोल का उतना ही उसका मोल का फॉर्मेशन है, इसका जितना वॉल्यूम का डिकम्पोज रहेगा उतना ही इसका वॉल्यूम का फॉर्मेशन रहेगा, बात खत्म। तो आपको ये ऐसे हर क्वेश्चन, हर रिएक्शन के अंदर चेक करना है कि किसका कितना डिकम्पोजिशन पे कितना किसका बन रहा है, किसका कितना डिकम्पोजिशन पे किस दूसरे का कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका 1 मोल डिकम्पोजिशन पे इसका 2 मोल डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका 2 मोल डिकम्पोजिशन पे इसका 1 मोल डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका 2 मोल डिकम्पोजिशन पे इसका 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है, इसका 2 मोल डिकम्पोजिशन पे इसका 2 मोल फॉर्मेशन हो रहा है, इसका 1 मोल डिकम्पोजिशन पे इसका 1 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल डिकम्पोजिशन पे इसका 2 मोल बन रहा है। ये आपके दिमाग के अंदर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये समझ गए तो आपका प्रॉब्लम के अंदर आप कमांड बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। एक बार इसको समझो, एक रिएक्शन देता हूं, चलो प्रैक्टिस के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए एक रिएक्शन देखो।
CH3 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2। अभी इसको बैलेंस करो और बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है यहाँ पे। ये सब गैस है, ऐसा मान के चलो, दिस इज द गैस, दिस इज द गैस, दिस इज द गैस, दिस इज वाटर वेपर। ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ वेपर। यदि ये वेपर नहीं है तो ये स्टोइचियोमेट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो यहाँ पे इनको गैस गैस गैस, बट इसको गैस नहीं लिखा, क्यों रे? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे उसकी ओरिजिनल स्टेट लिक्विड है। यदि कोई लिक्विड उसका हायर टेम्परेचर पे गैस पे जाता है तो उस गैस को वेपर बोला जाता है। उसकी ओरिजिनल स्टेट गैस नहीं है, इसलिए उसको वेपर बोला गया। कोई भी कंपाउंड ओरिजिनल स्टेट में यदि गैस स्टेट में तो उसको गैस बोलेंगे, बट ओरिजिनल स्टेट उसकी सॉलिड लिक्विड है तो उसको वेपर बोलेंगे। ठीक है, यदि गैस में जाता है तो। बोलो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे कार्बन 2 करेंगे, हो गया कार्बन बैलेंस। यहाँ पे 3 3 6, तो यहाँ पे 3 करेंगे, 6 हो गया। सबसे लास्ट ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 4 4 3 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2। यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन आएंगे उस ऑक्सीजन को डिवाइड बाय 2 करेंगे, बात खत्म। डिवाइड बाय 2 क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन O2 फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे 2 करेंगे, तो यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 मतलब 3.5 लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है तो, हाँ हाइड्रोकार्बन है तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। इसका मतलब क्या है? इसका 1 मोल पे इसका 3.5 मोल पक्का है, इसके 2 मोल पक्के और इसके 3 मोल फॉर्मेशन पक्का है। यही लोएस्ट रेशो है, इससे छोटा रेशो और नहीं आ सकता। तो फिर ये हो जाएगी आपकी स्टोइचियोमेट्री 1:2 3.5:2 2:2 3। समझ रहे हैं आप? तो ये मोल का रेशो भी वही आएगा, मॉलिक्यूल का रेशो भी वही आएगा और वॉल्यूम का रेशो भी यही आएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो अभी इसके अंदर प्रैक्टिस सेशन और कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो पूरा वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, सॉल्व करने के लिए दूंगा। पहले तो ये लेक्चर आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बिल्कुल बताइए, सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सेशन को स्टॉप करें फिर। हाँ, तो अभी मुझे बताना है आपने क्वेश्चन को वर्कआउट किया है? मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो मैं थोड़ा सा आपको डे बाय डे बेसिस पे थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है वो मुझे बताना है। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं।